नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 इंग्लिश पोएट्री के सेकंड चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, और इसके लेखक हैं स्टीफन स्पेंडर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत ही आसान शब्दों में मैं ये चैप्टर आज आपको पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद इस चैप्टर में आपके लिए कोई भी डाउट शेष नहीं रहेगा। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम। एलिमेंटरी मतलब प्राथमिक, स्कूल मतलब विद्यालय, क्लासरूम मतलब कक्षा। तो प्राथमिक विद्यालय की कक्षा इन स्लम। स्लम मतलब होता है झुग्गी या फिर बस्ती। तो एक इन आ मतलब एक ना, तो स्लम मतलब झुग्गी या बस्ती। तो एक झुग्गी या बस्ती में, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एक झुग्गी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा। अब हमारी पोयम यहाँ से स्टार्ट होती है। तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। देखिए, एक फार का मतलब तो होता है दूर, दोबारा फिर से फार लगा, इसका मतलब हो गया बहुत दूर। तो बहुत दूर, फ्रॉम मतलब होता है से, गश्ती मतलब होता है तूफानी या फिर झोंकेदार, वेव्स मतलब लहरें। तो तूफानी या झोंकेदार लहरों से, चलिए आप तूफानी बोल दीजिए या फिर आप झोंकेदार बोल दीजिए। तो चलिए हम झोंकेदार बोलते हैं। तो झोंकेदार लहरों से, फार फार फ्रॉम बहुत बहुत दूर। दीज इन चिल्ड्रन बच्चों के फेसेस चेहरे हैं। तो इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। यहाँ पर लेखक एक स्लम यानी एक बस्ती में जाते हैं और वहाँ पे वो एक प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं और वहाँ की एक कक्षा में देखते हैं कि ये जो बच्चे इस कक्षा में बैठे हैं ये बहुत उदास हैं। कहने का मतलब, जो लहरें होती हैं वो, जब आप लहरें देखें तो वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरी होती हैं और वो तेज़ी से आगे बढ़ रही होती हैं, यानी वो प्रसन्न होती हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये लहरों से यानी झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं, अर्थात इन बच्चों के चेहरों पर ना तो प्रसन्नता है और ना ही ऊर्जा है। क्लियर हो गया कि फार फार फ्रॉम एक बार पढ़ना और फिर रिवीजन कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप डाउट्स रखें थोड़े से भी, ठीक है। तो फार फार मतलब दूर, फ्रॉम गस्टी वेव्स मतलब झोंकेदार लहरों से बहुत दूर। दीज चिल्ड्रंस इन बच्चों के फेसेस चेहरे हैं, इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। ये मतलब हो गया आपकी बुक का। बट वास्तव में लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो झोंकेदार लहरें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरी होती हैं और वो बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वो सबसे आगे बढ़ रही होती हैं। भाई, आप ही क्लास में टॉप कर जाएं तो आप प्रसन्नता से तो उछल पड़ेंगे, क्योंकि आपने सबको पीछे छोड़ दिया। तो जो आगे बढ़ता है वो प्रसन्नता से भरा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि ये बच्चे ना ही प्रसन्न हैं और ना ही इन बच्चों के चेहरों पर ऊर्जा है, अर्थात ये बच्चे उदास हैं। ठीक है, पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन, तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। ये लाइन का मतलब है कि इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं, अर्थात ये बच्चे उदास हैं और इन बच्चों के चेहरों पर बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं है। दूसरी लाइन, लाइक जैसे, रूटलेस। रूटलेस मतलब जड़ से उखड़ी हुई, वीड्स घास, जड़ से उखड़ी हुई घास की ही तरह। द हेयर बाल, टर्न राउंड बिखरे पड़े हैं। देयर पैलर उनके पीले चेहरों पर, उनके चेहरे जो हैं वो पीले पड़ चुके हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा कुपोषित हैं, कुपोषण का शिकार हैं, अर्थात खाने के लिए भी ठीक से नहीं मिलता, कमज़ोर हैं वो। तो लाइक रूटलेस वीड्स, एक ही बार पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। रूटलेस मतलब जड़ से उखड़ी हुई, वीड्स मतलब घास, वीड्स मतलब जंगली घास होती है एक तरह की, बट आप घास ही बोलेंगे, लड़ना नहीं इस चैप्टर से, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो लाइक रूटलेस वीड्स, जड़ से उखड़ी हुई घास की तरह। द हेयर, हेयर मतलब बाल, टर्न राउंड मतलब होता है बिखरा होना। देयर पैलर उनके पीले चेहरों पर। तो जड़ से उखड़ी हुई घास की तरह उनके बाल उनके पीले चेहरों पर बिखरे हुए हैं। ठीक है, तीसरी लाइन, द टॉल गर्ल, टॉल मतलब लंबी, गर्ल मतलब लड़की, तो लंबी लड़की विथ हर वेटेड, अपने भारी डाउन हेड, अपने भारी सर को डाउन करके बैठी है, नीचे करके बैठी है, अर्थात अपने सिर के वजन को झुकाए बैठी है। फिर से,
कि द टॉल गर्ल, वो जो लंबी लड़की है, यानी कक्षा में कोई लड़की होगी जो लंबी होगी, तो उस लंबी लड़की के लिए उन्होंने कहा कि द टॉल गर्ल, वो जो लंबी लड़की है, विथ हर वेटेड डाउन हेड, वो अपने हेड को, अपने सर को वेटेड डाउन, नीचे झुका कर बैठी है, यानी अपने सिर के वजन को नीचे झुकाए बैठी है। अर्थात वो लड़की समझ नहीं पा रही कि उसका भविष्य कैसा होगा। वो कंफ्यूज है, वो परेशान है कि यहाँ से इसके बाद वो क्या करेगी। लंबी लड़की का मतलब वो कक्षा में सबसे बड़ी लड़की होगी, ठीक है भाई, प्राथमिक विद्यालय है तो यानी उस कक्षा में वो सबसे बड़ी लड़की होगी, यानी 5वीं 6ठी कक्षा में होगी, वो समझदार हो गई होगी थोड़ी सी, तो वो सोच रही है कि अब इसके आगे क्या होगा, यानी वो उदास है, वो परेशान है कि उसका भविष्य क्या है इस बात के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि द टॉल गर्ल, वो लंबी लड़की, विथ हर वेटेड डाउन हेड, अपने सिर के वजन को नीचे झुकाए बैठी है, या फिर 100 में सीधी बात आप ऐसे कह सकते हैं कि वो लंबी लड़की अपने सिर को नीचे झुका कर बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर की तरह सीम दिखने वाला बॉय, लड़का, पेपर की तरह दिखने वाला लड़का, यानी पेपर की तरह दुबला पतला लड़का, यानी कागज की तरह दिखने वाला पतला सा लड़का, विथ रेड आइज, की आंखें रेड आइज चूहे की तरह हैं, यानी पतले कागज की तरह दिखने वाले, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कागज की तरह दिखने वाला उस पतला लड़के की आंखें चूहे की तरह हैं। द पेपर सीमिंग बॉय, इस तरह का मतलब है कि कागज की तरह पतले दुबले लड़के की विथ राइट आइज, चूहे जैसी आंखें हैं, अर्थात उस बच्चे की आंखें बाहर निकली हुई हैं, यानी वो कुपोषित है, वो कमज़ोर है और ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी, ठीक है। मैंने कहा ना कि यहाँ पे समझने की बात है, लेखक क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो द पेपर स्विमिंग बॉय, यानी कागज की तरह दुबला या फिर कागज की तरह पतला जो लड़का है, विथ रेड्स आइस, उसकी आंखें चूहे की तरह हैं, अर्थात उसकी आंखें बाहर निकल रही हैं, यानी वो इतना कमज़ोर है कि ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। आगे चलें, यहाँ पे द स्टंट, स्टंट मतलब अविकसित, अनलकी मतलब दुर्भाग्यशाली, हेयर मतलब उत्तराधिकारी, ट्विस्टेड मतलब टेढ़ी मेढ़ी, बोन्स मतलब हड्डियाँ। इसको ध्यान से समझिए, द स्टंट, और वो लड़का अविकसित, ट्विस्टेड टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का, अनलकी दुर्भाग्यवश, हेयर उत्तराधिकारी है, यानी दुर्भाग्यवश वो लड़का टेढ़ी मेढ़ी अविकसित हड्डियों का उत्तराधिकारी है। मैंने एक एक का बताया ना आपको कि स्टंट मतलब होता है, क्या होता है स्टंट मतलब अविकसित, अनलकी मतलब होता है दुर्भाग्यशाली, हेयर मतलब उत्तराधिकारी, ट्विस्टेड मतलब होता है यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी, बोन्स मतलब हड्डियाँ। तो अविकसित टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का दुर्भाग्य से वो क्या है, उत्तराधिकारी है। रिसाइटिंग, और वो दोहरा रहा है, अ फादर्स ग्नार्लेड डिजीज़, अ फादर्स अपने पिता की, ग्नार्लेड डिसीज़ घुटने की बीमारी को या गठिया की बीमारी को, और वो अपने पिता की गांठ की या गठिया की बीमारी को दोहरा रहा है, अर्थात उसे गांठों में प्रॉब्लम होती है। हिज लेसन्स, और वो अपना पाठ पढ़ रहा है या फिर अपना पाठ याद कर रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर बैठकर, अपनी मेज पर बैठकर, और वो अपनी मेज पर बैठकर अपना पाठ याद कर रहा है। एट बैक, एट बैक मतलब सबसे पीछे, ऑफ द डिम क्लास, डिम मतलब कम रोशनी वाली या हल्की रोशनी वाली, ठीक है, या फिर धुंधली भी कह सकते हैं। तो कम रोशनी वाली या धुंधली कक्षा में सबसे पीछे, वन अननोटेड, अननोटेड मतलब एक उपेक्षित, अननोटेड मतलब उपेक्षित, जिस पर कोई ध्यान ना दे रहा हो, अननोटेड मतलब जिस पर कोई ध्यान ना दे रहा हो, अननोटेड का मतलब उपेक्षित, तो यहाँ पे हम बोलेंगे उपेक्षित, ठीक है। अगर आप उपेक्षित कंफ्यूज होते हैं तो आप बोल सकते हैं जिस पर कोई ध्यान ना दे रहा हो। तो एट बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम क्लास मतलब इस कम रोशनी वाली कक्षा में सबसे पीछे एक उपेक्षित लड़का बैठा है, जो स्वीट है, बहुत प्यारा है, एंड यंग और बहुत छोटा है, जो प्यारा और बहुत छोटा है। तो इस कम रोशनी वाली या धुंधली कक्षा में पीछे की तरफ या पिछली सीट पर या सबसे पीछे एक लड़का बैठा है जो उपेक्षित है, यानी जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, और वो लड़का बहुत प्यारा है और बहुत छोटा है।
हिज आइज और उसकी आंखें लिव इन अ ड्रीम, एक स्वप्न देख रही हैं या फिर एक स्वप्न में खोई हुई हैं। और उसकी आंखें एक स्वप्न में खोई हुई हैं ऑफ स्क्वेरल्स गेम्स, गिलहरियों के खेल के। और उसकी आंखें गिलहरियों के खेल के स्वप्न में खोई हुई हैं। इन ट्री रूम्स, ट्री ट्री मतलब पेड़, रूम मतलब खोखले होते हैं पेड़ों में, आप रूम मतलब सीधा कमरा कह सकते हैं। ठीक है, जानते रहिए कि गिलहरियाँ जिन खोखलों में रह जाती हैं, यानी पेड़ों में कुछ खोखले आपने देखे होंगे, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। बट यहाँ पे रूम है तो आप सीधा बोल सकते हैं कमरा। ठीक है, तो पेड़ों के कमरे में गिलहरियों के खेल में उसकी आंखें खोई हुई हैं। सॉरी, ड्रीम है तो स्वप्न हो जाएगा, यानी उसकी आंखें पेड़ों के कमरे में गिलहरियों के खेल का स्वप्न देख रही हैं। ठीक है, अदर देन दिस, इन सब से हटकर या इन सब से अलग, यानी बाकी के सभी बच्चे तो परेशान हैं कि भविष्य कैसा होगा, बाकी के बच्चे कुछ कुपोषित हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ आगे की बातें सोच रहे हैं, लेकिन ये बच्चा बहुत छोटा है, यानी अभी ये दुनियादारी से अनजान है। तो ये क्या कर रहा है, अपना सोच रहा है कि गिलहरियाँ कैसे खेलती होंगी पेड़ों पर, अपने घरों पर वो लोग कैसे घर बनाकर रहती होंगी पेड़ों में, ये सारी चीज़ एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो जो लड़का है यानी कुपोषित लड़की की बात हो रही है कि वो लड़का अपनी बेंच पर बैठकर या अपनी मेज पर बैठकर अपना पाठ पढ़ रहा है। और इस कम प्रकाश वाली कक्षा में पीछे एक उपेक्षित लड़का बैठा है जो बहुत प्यारा है और बहुत छोटा है, और उसकी आंखें पेड़ों के कमरे में गिलहरियों के खेल के स्वप्न देख रही हैं, अदर दैन दिस, इन सब से हटकर। अब आगे चलेंगे, आगे कहते हैं कि ऑन शोर क्रीम, शोर क्रीम मतलब होता है मक्खन, वॉल्स, मक्खन जैसी दीवारों पर, यानी शोर क्रीम मतलब खट्टा मक्खन, और मक्खन जो होता है वो थोड़ा सा पीले रंग का होता है। तो मक्खन की तरह जो दीवारें हैं वो मक्खन की तरह हैं, यानी थोड़ी सी पीले रंग की हैं, यानी खट्टे मक्खन जैसी पीले रंग की दीवारों पर डोनेशंस, डोनेशन मतलब दान में दी गई चीज़ें, तो दान में दी गई चीज़ें टंगी हैं। फिर से कि ऑन शोर क्रीम, शोर क्रीम मतलब होता है खट्टा मक्खन, और जो मक्खन होता है वो थोड़ा सा पीले रंग का होता है, तो इसलिए जो दीवारें हैं वो खट्टे मक्खन जैसी हैं, अर्थात खट्टे मक्खन जैसी पीले रंग की दीवारों पर डोनेशंस, दान में दी गई चीज़ें टंगी हैं। अब उसमें क्या क्या टंगा है देखिए, शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का सिर, यानी एक तस्वीर है जिसमें शेक्सपियर का सिर है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यानी चेहरे से छाती तक की तस्वीर है। क्लाउडलेस, क्लाउडलेस, क्लाउड मतलब बादल, लेस मतलब बादल रहित, एट डाउन। अब इसको एक ही बार पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर का सिर, यानी एक तस्वीर है जिसमें शेक्सपियर का सिर है। क्लाउडलेस यानी बादल रहित, एट डाउन, बादल रहित सुबह की तस्वीर है, यानी एक तस्वीर है जिसमें सुबह हो रही है और उस तस्वीर में बादल नहीं है, तो बादल रहित सुबह की तस्वीर है या फिर बादल रहित भोर की तस्वीर है। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड मतलब होता है सभ्य, डोम मतलब होता है गुंबद, सभ्य गुंबदों की तस्वीर है। राइडिंग जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऑल सिटीज सभी शहरों का, या फिर जो सभी शहरों को रास्ता दिखा रहे हैं। सभ्य गुंबदों की तस्वीर है जो सभी शहरों को रास्ता दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे सभ्य गुंबद का मतलब जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सारी चीज़ें, ठीक है, यानी कि धार्मिक स्थल। तो सिविलाइज्ड डोम सभ्य गुंबदों की तस्वीरें हैं जो संपूर्ण शहरों को रास्ता दिखा रही हैं। बेल्ट घंटी नुमा, फ्लावरी फूलों वाली ट्रायोलीज वैली, ट्रायोलीज घाटी का चित्र है। आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसी घाटी है, उसमें फूल भी हैं और एक तरह से कह सकते हैं घाटी मतलब तो घाटी ही होती है, आप देख सकते हैं किस तरह की घाटी होती है, ठीक है, इसमें क्या एक्सप्लेन करना। तो बेल्ट मतलब घंटी नुमा, फ्लावरी फूलों वाली ट्रायोलीज घाटी की तस्वीर है। देखिए ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप यानी एक खुला हुआ नक्शा है, भाई नक्शा तो खुला ही होता है ना, तो एक खुला हुआ नक्शा है अवॉर्डिंग जो परिचय करा रहा है द वर्ल्ड, इस बस्ती वाले संसार का, इट्स वर्ल्ड पूरे संसार से यानी बाकी की दुनिया से। तो एक खुला हुआ नक्शा है जो इस बस्ती वाले या इस गंदी बस्ती वाले संसार का परिचय बाकी की दुनिया से करा रहा है।
वर्ल्ड मतलब एक, बाकी की दुनिया। इस वर्ल्ड का मतलब है गंदी बस्ती, और इस अवार्डिंग का मतलब है परिचय कराना। तो एक नक्शा है, एक मैप है जो कि इस गंदी बस्ती वाले संसार का परिचय बाकी की दुनिया से करा रहा है। एंड इट फॉर दीज चिल्ड्रंस, एंड इट और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रंस इन बच्चों के लिए, फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़ ये खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप ना कि ये मैप, देयर वर्ल्ड उनका संसार है। फिर से कि एंड देट और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रंस इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़, इसको साइलेंट करिए नॉट दिस मैप को, दीज विंडोज़ ये खिड़कियाँ ही, देयर वर्ल्ड उनका संसार है, नॉट दिस मैप ना कि ये मैप। अर्थात ये खिड़कियाँ, जिन खिड़कियों के बाहर, कमरे में भाई कक्षा में खिड़कियाँ लगी होती है ना, तो उस खिड़की के बाहर जब वो देखते हैं तो उनको दिखता है कि बाहर तो गंदगी है, स्लम है, गंदी बस्ती है, तो उनको लगता है कि बस यही संसार है, यही दुनिया है। भाई अगर एक मेढक कुएं में गिर जाए तो उस कुएं में वो गोल गोल घूमता रहेगा और उसको तो लगेगा कि बस यही दुनिया है। बाहर निकलेगा तब पता चलेगा कि एक दुनिया इससे भी बड़ी है। अब वो मेढक की तरह उन बच्चों की स्थिति है, वो उसी बस्ती में गोल गोल घूमते रहते हैं और उनको लगता है कि बस यही दुनिया है। यानी वो बच्चे जब खिड़की से बाहर झांकते हैं तो उनको बस गंदगी और गंदी बस्ती ही दिखाई देती है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि इन बच्चों के लिए ये खिड़कियाँ ही इनका संसार है, नॉट दिस मैप ना कि ये नक्शा। यानी नक्शे की बाहर की दुनिया को तो इन्होंने देखा ही नहीं है, इनके लिए ये खिड़कियाँ ही इनका संसार है। यानी खिड़की के बाहर जो गंदी बस्ती देख रहे हैं ये बच्चे, वही इनका संसार है, ना कि ये मैप। वेयर जहाँ ऑल देयर फ्यूचर उनका पूरा भविष्य पेंटेड पुता हुआ है विथ अ फॉग कोहरे से, जहाँ पर उनका पूरा भविष्य कोहरे से पुता हुआ है, अर्थात उनका भविष्य उज्जवल नहीं है। अ नैरो स्ट्रीट, आ मतलब एक, नैरो मतलब संकीर्ण या सकरी, स्ट्रेट मतलब गली। सील्ड, आपने सुना होगा इस कंपनी को सील कर दिया, इस हॉस्पिटल को सील कर दिया। सील मतलब बंद करना। तो उनकी संकरी गली, एक संकरी गली या फिर एक संकीर्ण गली बंद है इन, यानी सील्ड इन मतलब बंद है, विथ अ लेड स्काई नीले आसमान से। नीले आसमान से एक संकीर्ण गली बंद है, अर्थात वहाँ पर वो उस गंदी बस्ती के आगे नहीं जा सकते, ना ही उसके आगे वो सोच सकते हैं। ठीक है, तो अनैरो स्ट्रीट एक संकीर्ण गली, सील्ड इन विथ अ लेड स्काई नीले रंग के आसमान से बंद की हुई है। फार फार वो बहुत दूर हैं, फ्रॉम रिवर्स नदियों से, कैप्स अंतरीपों से, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड मतलब शब्द, यानी वर्ड मतलब शब्द, स्टार्स मतलब तारा, तो तारों के शब्दों से, यानी शब्दों के तारों का मतलब होता है वादा, तो वादों से। ठीक है, तो शब्दों के तारों अर्थात वादों से, कैप्स अंतरीपों से, रिवर्स और नदियों से, फार फार फ्रॉम वो बहुत 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 दूर हैं। क्लियर हो गया। आगे आगे उन्होंने कहा कि श्योरली निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक्ट, शेक्सपियर घृणास्पद है, यानी घृणा करने योग्य है। भाई हो सकता है कि आपके लिए मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ क्योंकि आप मुझे जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन दूसरे बच्चे के लिए, आप किसी कक्षा 5 के बच्चे को जाके मेरी वीडियोस दिखाएंगे तो वो क्या मेरी वीडियोस को इतने लगाव से देखेगा जितने लगाव से आप देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बच्चा मुझे नहीं जानता ना। तो उसी तरह से जिन लोगों ने शेक्सपियर के बारे में पढ़ा है या शेक्सपियर के कारनामों से परिचित हैं, उनके लिए तो शेक्सपियर एक अच्छा इंसान है, बहुत ही बड़ा व्यक्ति है। लेकिन जिन लोगों ने कभी शेक्सपियर के बारे में सुना नहीं, जिन बच्चों ने कभी शेक्सपियर के बारे में जाना नहीं, पढ़ा नहीं, उनके लिए शेक्सपियर एक बेकार उदाहरण है, घृणास्पद है, घृणा करने योग्य है, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, बस आपने उसकी तस्वीर टांग दी। वो गंदी बस्ती के बच्चे क्या जाने कि शेक्सपियर कौन है ना। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट, निश्चित रूप से शेक्सपियर घृणास्पद है, यानी घृणा करने योग्य है। उन बच्चों को तो शेक्सपियर से घृणा ही होगी। द मैप, और ये जो नक्शा टांगा है इन लोगों ने, अ बैड एग्जाम्पल, एक बुरा या एक अप्रिय उदाहरण है। क्लियर हो गया। नीचे विथ शिप्स, इस नक्शे में जो शिप्स हैं, जहाज हैं, एंड सन और सूर्य, सूर्य यानी यहाँ पे सन का मतलब सूर्य नहीं है, जो चकाचौंध करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस नक्शे में जो जहाज हैं, जो चकाचौंध करने वाली चीज़ें हैं, एंड लव और जो प्रेम है, टेम्पटिंग
देम टू स्टील, उन्हें स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए टेम्प्ट कर रहा है, यानी कि प्रलोभित कर रहा है, लालायित कर रहा है, लालच दे रहा है। ठीक है, फिर से कि श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट, निश्चित रूप से शेक्सपियर घृणास्पद है। ठीक है, यानी निश्चित रूप से शेक्सपियर घृणा करने योग्य है उन बच्चों के लिए। और द मैप इज़ बैड एग्जाम्पल, और ये जो मैप है, ये जो नक्शा है, एक बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स, और इस नक्शे में जो जहाज है, एंड सन, और जो चकाचौंध करने वाली चीज़ें हैं, एंड लव, और जो प्रेम है, टेम्पटिंग देम टू स्टील, वो उन्हें चोरी करने के लिए लालच दे रहा है, लालायित कर रहा है, या फिर उन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभित कर रहा है। हो गया। फॉर लाइफ्स, क्योंकि जो जीवन, दैट शेली टर्न मतलब इर्द गिर्द घूमता रहता है, इन देयर क्रैम्प्ड होल्ड्स मतलब उनकी झुग्गियों में। वास्तव में क्रैम्प्ड होल्ड का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा खरगोश और लोमड़ी एक बिल बना लेते हैं और उसी में रहते हैं, तो उसको बोलते हैं वो बिल, यानी क्रैम्प्ड होल मतलब वो बिल जिसमें लोग रहते हैं, मतलब खरगोश और गिलहरी ये सारी चीज़ें अपना बिल बना कर रहते हैं, उनकी तरह की बातें हैं। लेकिन इन लोगों के घरों की, यानी उन झुग्गियों की तुलना भी लेखक ने बिलों से कर दी। उसने कहा कि क्रैम्प्ड होल्स, ये जो बिल हैं, यानी ये जो झुग्गियां हैं, फॉर लाइफ्स, उनका जो जीवन है वो इन झुग्गियों के साइली टर्न इर्द गिर्द घूमता रहता है, यानी उनका पूरा जीवन इन्हीं झुग्गियों में बीत जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि फॉर लाइफ्स उनका पूरा जीवन, क्योंकि उनका पूरा जीवन दैट स्लाइली टर्न इर्द गिर्द बीत जाता है, या फिर इर्द गिर्द घूमता रहता है, इन देयर क्रैम्प्ड होल्ड्स, उनकी झुग्गियों के। तो उनकी झुग्गियों के चारों ओर उनका जीवन इर्द गिर्द घूमता रहता है, या फिर उनका सारा जीवन उनकी झुग्गियों में ही बीत जाता है। फ्रॉम फॉग, कोहरे से, टू एंडलेस नाइट, कोहरे से अनंत रात्रि तक। एंडलेस मतलब अनंत, नाइट मतलब रात्रि, तो कोहरे से अनंत रात्रि तक उनका सारा जीवन उनकी झुग्गियों के इर्द गिर्द बीत जाता है, या फिर इर्द गिर्द घूमता रहता है। क्लियर है, आगे चलेंगे। आगे कहते हैं कि ऑन देयर स्लैग हीप का मतलब होता है धातुमल। तो ऑन देयर स्लैग हीप, अपने धातुमल पर, यानी उनके धातुमल के ढेर पर, दीज चिल्ड्रंस, ये बच्चे, वियर, पहने हुए हैं, स्किन्स, चमड़ी भी कह सकते हैं, खाल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उनके धातुमल के, स्लैग हीप मतलब धातुमल मतलब बेकार की चीज़ें। ठीक है, तो उनके धातुमल के ढेर पर, दीज चिल्ड्रंस, ये बच्चे, वियर, पहने हुए हैं, स्किन्स, चमड़ी, खाल, जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। तो ये बच्चे खाल पहने हुए हैं, त्वचा पहने हुए हैं, या फिर चमड़ी पहने हुए हैं। पीप्ड, जिनमें से झांक रही हैं, थ्रो, जिनमें से झांक रही हैं, बाय बोन्स, हड्डियाँ, जिनमें से हड्डियाँ झांक रही हैं, यानी अपने या फिर उनके धातुमल यानी बेकार की चीज़ों के ढेर पर इन बच्चों ने खालें पहन रखी हैं, चमड़ियाँ पहन रखी हैं, या फिर त्वचा पहन रखी है, जिनमें से हड्डियाँ झांक रही हैं। एंड स्पिकल्स ऑफ स्टील, और वो उनके जो चश्मे हैं, स्पिकल्स मतलब होता है चश्मे, ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास। देखिए, एंड स्पिकल ऑफ स्टील यानी स्पिकल्स ऑफ स्टील, यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि इनके जो चश्मे के फ्रेम हैं, स्पिकल्स ऑफ स्टील यानी इनके चश्मे के जो फ्रेम हैं, विथ मेंडेड ग्लास, उसमें मेंडेड, टूटे हुए, ग्लास, शीशे के टुकड़े लगे हैं, यानी शीशा जब टूट जाता है तो उसकी मरम्मत करके उसको फिर से उस चश्मे में सेट कर दिया जाता है। आप इमेज देख सकते हैं, उस इमेज में देखिए कैसे टूटा हुआ चश्मा है, यानी उसमें लकीर पड़ गई है उसके ग्लास में। ठीक है, एक बार फिर से कि एंड स्पिकल्स ऑफ स्टील, और इनके जो चश्मे के फ्रेम हैं, विथ मेंडेड ग्लास, उनमें मेंडेड, टूटे हुए शीशे, मेंड किए गए हैं मतलब टूटे हुए शीशे मरम्मत करके लगाए गए हैं। ठीक है, एंड स्पिकल्स ऑफ स्टील, और इनके चश्मे के फ्रेम में, विथ मेंडेड ग्लास, टूटे हुए शीशे मरम्मत करके लगे हैं। लाइक, ठीक उसी प्रकार जैसे, बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, पत्थरों के ऊपर
बॉटल बिट्स सीसी के टुकड़े पड़े रहते हैं। भाई आप सीसी को ले जाइए, पत्थर के ऊपर तोड़ दीजिए और फिर उसे जोड़िए, तो अब जहाँ जहाँ से जोड़े रहेंगे उसमें लकीरें आ जाएंगी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे पत्थरों पर सीसी के टुकड़े पड़े थे या फिर पड़े हुए हों या फिर पड़े हैं। ठीक है, तो लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन, जैसे पत्थरों पर शीशी के टुकड़े पड़े हैं। एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए कि ऑन देयर स्लैग हीप, मैं नहीं चाहता कि आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ऑन देयर स्लैग हीप, उनके बेकार की चीज़ों के ढेर पर, दिस चिल्ड्रंस वियर स्किन्स, इन बच्चों ने स्किन्स पहन रखी हैं, इन बच्चों ने खालें पहन रखी हैं, पीप थ्रो बाय बोन्स, जिनमें से हड्डियां झांक रही हैं, एंड स्पेकल्स ऑफ स्टील, और इनके चश्मे की फ्रेम में विथ मेंडेड ग्लास, टूटे हुए शीशे मरम्मत करके लगाए गए हैं, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे पत्थरों पर शीशी के टुकड़े पड़े हैं। आगे लेखक कहते हैं कि ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका सारा समय, एंड स्पेस, और उनका सारा संसार, आर फॉगी, कोहरे से भरी, स्लम, गंदी बस्ती है। उनका सारा समय और उनका सारा संसार कोहरे से भरी गंदी बस्ती है। फॉगी मतलब कोहरे से भरी, स्लम मतलब गंदी बस्ती। तो उनका सारा संसार और उनका सारा समय यही कोहरे से भरी गंदी बस्ती है, अर्थात वो अपनी गंदी बस्ती छोड़कर कभी नहीं जाते, वो हमेशा यहीं रहते हैं और अपना सारा समय यहीं बिताते हैं। शो, इसलिए ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम। डूम, डूम का मतलब होता है प्रलय। तो जब प्रलय आती है, जैसे सुनामी आ जाए, तो जहाँ तक सुनामी आएगी वहाँ तक सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो वही लेखक कहता है कि प्रलय की ही तरह शो ब्लॉट, सब कुछ मिटा दो, देयर मैप्स, इनके नक्शे, विथ स्लम, इनकी झुग्गियों के साथ, इनकी बस्तियों के साथ, इनकी बस्तियों के साथ, इनके नक्शे को इनकी बस्तियों के साथ प्रलय की ही तरह सो ब्लॉट, मिटा दो। यानी वो लेखक सबसे कह रहे हैं, सबको संदेश दे रहे हैं कि जैसे प्रलय आती है और वो अपने साथ सब कुछ समाप्त करती हुई गुजर जाती है। ठीक है, प्रलय आएगी तो वो सब कुछ नष्ट कर देगी। उसी तरह से हम लोग क्या करें कि ब्लॉट देयर मैप्स, उनके नक्शों को मिटा दें, विथ स्लम, उनकी बस्तियों के साथ, यानी उनके नक्शे के साथ उनकी गंदी बस्तियों को प्रलय की ही तरह हमें मिटा देना चाहिए। ठीक है, खत्म कर देना चाहिए। डूम मतलब होता है प्रलय, ब्लॉट मतलब सो ब्लॉट मतलब मिटा देना, देयर मैप्स उनके नक्शे को, विथ मतलब साथ, स्लम मतलब बस्ती, एज बिग एज डूम, डूम की ही तरह, प्रलय की ही तरह उनके नक्शे के साथ उनकी गंदी बस्ती को मिटा दो, समाप्त कर दो। कि अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, गवर्नर मतलब राज्यपाल, इंस्पेक्टर मतलब दरोगा, विजिटर मतलब आगंतुक जो बाहर से आते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब तक कि बड़े लोग या फिर बड़े पदों पर बैठे अधिकारी इन गंदी बस्तियों के लिए कुछ नहीं करेंगे, दिस मैप बिकम देयर विंडो, तो ये नक्शा, तब तक ये नक्शा बिकम देयर विंडो, उनका खिड़की ही बना रहेगा या फिर उनकी खिड़की ही बना रहेगा, एंड दीज विंडोज़, और ये खिड़कियाँ, दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स, उनके जीवन को बंद करती रहेंगी या दफनाती रहेंगी, लाइक कैटाकॉम्ब्स, कब्रिस्तान की ही तरह। तब तक ये खिड़कियाँ उनके जीवन को कब्रिस्तान की तरह दफनाती रहेंगी या बंद करती रहेंगी। क्लियर हो गया। यहाँ पर ये जो गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर है, इसके लिए यहाँ पर लेखक दिखाना चाहते हैं कि जो बड़े लोग हैं, भाई हम आप तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम आप तो छोटी मोटी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बड़े लोग इनके लिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग या फिर बड़े बड़े लोग जब तक कि इन गंदी बस्तियों के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक ये नक्शा उनके लिए खिड़की ही बना रहेगा और ये खिड़की उनके जीवन को कब्रिस्तान की ही तरह बंद करती रहेगी या फिर दफनाती रहेगी। यानी लेखक के कहने का मतलब है कि बड़े लोग कुछ ऐसे काम करें जिसकी वजह से ये बच्चे शिक्षित हों और वो जो नक्शे में स्थान है, जो प्लेस है, वहाँ पर ये बच्चे जा सकें, अर्थात बच्चों की पहुँच में वो स्थान आ जाए। ठीक है, अब आगे समझिएगा, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ब्रेक ओ ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, ओ ब्रेक यानी तोड़ो और तोड़ दो, ओपन और तोड़कर खोल दो। ठीक है, तोड़ो और तोड़कर खोल दो, टिल तब तक,
दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि ये कस्बा टूट नहीं जाता, ये बस्ती टूट नहीं जाती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बस्ती को ही तोड़कर हटा दो, नहीं, बस्ती को विकसित करो, ठीक है, उसको भी एक अच्छा स्थान बनाओ, वहाँ पे भी सारी सुविधाएं दो, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी सुविधाएं आप वहाँ पर दीजिए, ठीक है। तो ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ो और तब तक तोड़ो, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि तोड़ो और तोड़कर खोल दो और तब तक तोड़ो, टिल मतलब तब तक तोड़ो, दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि एक बस्ती टूट नहीं जाती या फिर ये बस्ती जब तक खत्म नहीं हो जाती। तोड़ो और तोड़कर खोल दो और तब तक तोड़ते रहो जब तक कि ये बस्ती समाप्त नहीं हो जाती। एंड शो, और दिखाओ, द चिल्ड्रन, इन बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड्स, हरे खेत या हरे मैदान। एक एक लाइन का समझना तो डाउट नहीं होगा। पहली लाइन का मतलब है ब्रेक ओ ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, ओ ब्रेक यानी तोड़ो और तोड़कर ओपन, खोल दो, यानी इन बच्चों के लिए इन बस्तियों की सीमाओं को तोड़कर खोल दो, टिल, और तब तक तोड़ते रहो, दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि ये बस्ती समाप्त नहीं हो जाती, ठीक है। यानी इस बस्ती को तब तक तोड़ो, यानी इस बस्ती का विकास तब तक करो जब तक कि ये बच्चे विकसित नहीं हो जाते, यानी ये स्थान एक विकसित स्थान नहीं बन जाता। क्लियर हो गया कि पहली लाइन का मतलब तो इन्होंने कह दिया कि ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तोड़ो और तोड़कर खोल दो और तब तक तोड़ते रहो जब तक कि ये बस्ती समाप्त नहीं हो जाती। दूसरी लाइन में इन्होंने कहा कि एंड शो, और दिखाओ, द चिल्ड्रन, इन बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड्स, हरे मैदान, और इन बच्चों को हरे मैदान दिखाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके संसार को, मेक बनाओ, देयर वर्ल्ड, उनके संसार को बनाओ, रन दौड़ने योग्य, अज्योर मतलब खुले नीले आसमान के नीचे, ऑन गोल्ड सुनहरी सैंड्स रेत पर, और नीले खुले आसमान के नीचे सुनहरी रेत पर दौड़ने योग्य उनके संसार को बनाओ, ठीक है। यानी ऐसा बनाओ कि वो बच्चे खुले नीले आसमान के नीचे सुनहरी रेत पर दौड़ सके। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उन बच्चों को सुनहरी रेत पर खुले नीले आसमान के नीचे दौड़ने योग्य बनाओ, ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि एंड लेट, और लेट देयर टंग्स, उनकी जीभ को, उनकी जबान को, रन दौड़ने दो, नेक्ड बिना किसी रोक टोक के, नेक्ड मतलब वैसे तो नंगा होता है बट यहाँ पर बिना किसी रोक टोक के, और उनकी जबान को बिना किसी रोक टोक के दौड़ने दो, इनटू बुक्स, किताबों के, द वाइट सफ़ेद पन्नों पर, किताबों के सफ़ेद पन्ने पर उनकी जबान को बिना किसी रोक टोक के दौड़ने दो, अर्थात उन्हें पढ़ने दो, जितना वो पढ़ना चाहें उतना पढ़ने दो। एंड, और ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स यानी हरी भरी पत्तियों के खुले वातावरण में, ओपन मतलब खुला हुआ वातावरण, तो हरी भरी पत्तियों के खुले वातावरण में हिस्ट्री देयर्स, उन्हें इतिहास बनाने दो, हरी भरी पत्तियों के खुले वातावरण में उन्हें इतिहास बनाने दो, हुज लैंग्वेज, जिनकी भाषा इज़ द सन, सूर्य है, जिनकी भाषा सूर्य के समान है, यानी इन बच्चों की भाषा सूर्य के समान है। सूर्य में बहुत ज़्यादा तेज होता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है और वो अपना प्रकाश पूरे संसार में फैलाता है, अर्थात इन बच्चों की भाषा सूर्य के समान है। यानी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि उनकी भाषा में सूर्य जैसी ऊष्मा हो तथा तेज हो और अपने जीवन में सफल होकर इतिहास रच दे। तो आज के इस वीडियो में यहीं पर समाप्त होता है ये लेक्चर। आपने इस चैप्टर से क्या सीखा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सकें, और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूँगा।